प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। सीएनबीसी आवाज इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में इस वक्त हम यहां पर बात करेंगे कि क्यों घट रहा है देश में सोया मील ऑयल मील का एक्सपोर्ट। साथ ही अपने खास मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों गवार गम और गुआर सीड में तेजी है, और फिर लेंगे आपके सवालों के जवाब भी। हमारे साथ जुड़े हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे पहले जानना चाहेंगे तपन, आज की टॉपिक्स आपके इस सत्र में कहाँ होंगी? जी गुड इवनिंग मनीषा जी। नॉन एग्रो सेगमेंट अगर देखें तो बुलियन प्राइसेस में मिक्स कारोबार है। सिल्वर में बेस मेटल का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है मार्जिनल गेन से, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज के अगर देखें तो हम क्रूड ऑयल और मेटल्स में से अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। क्रूड ऑयल में मेरी पहली पिक रहेगी, क्रूड ऑयल में बाइंग डिप्स का भी रखना चाहिए। 6970 के लेवल से बाय कर सकते हैं, 7050 का टारगेट और 6920 का स्टॉप लॉस रख के क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। रशिया का टेंशन यहाँ पे थोड़ा ईज हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो टाइट सप्लाई है और इन्वेंट्री आज जो वीकली, उसका सपोर्ट यहाँ पे प्राइस में देखने को मिल सकता है। मेटल्स में सारे मेटल्स में आज तेजी देखने को मिलेगी, लेड को छोड़ के। टॉप पिक यहाँ पे मेरी एल्यूमिनियम में रहेगी, 258 के लेवल से बाय कर सकते हैं। 262 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस जो है वो 256 का रख के बाय कर सकते हैं एल्यूमिनियम में। ऑलराइट, यानी कि कच्चे तेल और एल्यूमिनियम में यहाँ पर खरीदारी की राय है। ये तो बात हुई नॉन एग्री स्पेस की, लेकिन रवि अगर एग्री स्पेस में देखें तो यहाँ पर भी चौतरफा बढ़त है। आपकी टॉपिक्स कहाँ है? जी जरूर से। आज थोड़ी वॉलेटाइल सेशन है, अदरवाइज देखे तो प्राइसेस में लगातार अप ट्रेंड बना हुआ है। वो स्पाइसेस हो, एज वेल एज उसके अलावा बात करें तो कॉटन कॉम्प्लेक्स एंड गुआर कॉम्प्लेक्स हो। बट आज थोड़ा वॉलेटाइल सेशन है तो दोनों साइड के ट्रेड लेने चाहिए। बट मुझे लग रहा है कि हायर लेवल से जो करेक्शन आया है गुआर कॉम्प्लेक्स में, तो उसका एक बेनिफिट लेके शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए आप गुआर सीड को बाय कर सकते हो। 6300 के करीब गुआर सीड में खरीदारी करें। जो क्रूड का रेफरेंस है वो एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट है उसके लिए। नीचे स्टॉप लॉस आप 6200 के करीब रखे। मेरे हिसाब से 6500 तक के टारगेट आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में गुआर सीड में देखने को मिल सकते हैं। वही कैस्टर में भी आप देखें तो वहां भी एक तेजी का रुख है एंड ये तेजी लगातार सस्टेन है, क्योंकि अराइवल्स है उसमें थोड़ा डिले हो रहा है एंड वेदर जो बीच में डिस्टर्ब हुआ था, और ये कमोडिटी पेरिशेबल थोड़ा नहीं है, इस हिसाब से फार्मर से वो अपना स्टॉक रिलीज नहीं कर रहे। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे तेजी इंटेक रहनी चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 6900 के करीब एक बार बाय करके वहां पे चलना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 6820 का लगाए। अपर साइड मेरा ये मानना है कि एक बार 7100 तक के टारगेट आपको 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने चाहिए। तो गुआर एंड कैस्टर दोनों में मेरी खरीद की सलाह है। तो टॉपिक्स यहाँ पर गुआर एंड कैस्टर है और यहाँ पर भी बैंक रिकमेंडेशंस फिलहाल आती हुई, लेकिन ध्यान अब यहाँ पर हम अपने सोया मील एक्सपोर्ट की तरफ देते हैं, जहाँ पर नंबर्स हमने घटते हुए देखे हैं, चाहे वो ऑयल मील हो और जिसका एक हिस्सा यहाँ पर सोया मील भी है। हमने दोनों ही नंबर्स जनवरी के हिसाब से यहाँ पर कम होते हुए देखे हैं। एक्चुअली जो डेटा यहाँ पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने आज डाला है, उसके हिसाब से अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच में भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करीबन 35% तक घटा है। सोया मील का एक्सपोर्ट घटने से यहाँ पर हमने ओवरऑल नंबर्स कम होते हुए देखे हैं। देश में सोयाबीन सीड की कीमतें विदेशी बाजारों के मुकाबले ज्यादा होने पर भी हमने इसका असर यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में पड़ता हुआ देखा है। नई फसल की अगर बात करें तो वो मार्च तक आने की उम्मीद है। राइस ब्रांड एक्सट्रैक्शन की वियतनाम की मांग यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन बाकी जहां तक मील्स का सवाल है वो यहाँ पर नंबर्स हल्के से कमजोर हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डीजी डॉक्टर बीवी मेहता हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मेहता नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स, क्या रीजन है और आगे जाकर क्या ये नंबर्स बेहतर हो सकते हैं? देखिए, मेन तो सोयाबीन मील का सवाल है। वी आर टोटली आउट प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट। इंडिया का जो दाम है अबाउट 785 एक्स कंडला अगेंस्ट रोटाडम का जो भाव है $575, रफली $250 का डिफरेंस है। तो आपका माल कौन लेगा जब ये आप इंडियन सोयाबीन मिल एक्सचेंज बाय $250। और साथ में हमारा यहाँ अगर देखिए टोटली अपना जो सोयाबीन का क्रॉप नंबर था 120 लाख, उसमें 12 लाख टन आपको सोयाबीन के लिए लगेगा, 8 लाख टन डायरेक्ट कंजम्पशन। तो आपके पास 100 लाख क्रसिंग में है, उसका मतलब 80 लाख टन आप सोयाबीन मिल पैदा करेंगे पूरे साल में। डोमेस्टिक कंजम्पशन रफली 60 लाख टन का है, तो आपको 20 लाख टन एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा ताकि किसान को सही दाम मिले। मगर अभी जो जैसे दाम चल रहा है सोयाबीन का 66,000 रुपये, 67,000 रुपये, तो कोई पैरिटी भी नहीं है और इसके वजह से एक्सपोर्ट होगा नहीं। और एंड में आपके पास सरप्लस रह जाएगा, अनक्रस रह जाएगा सोयाबीन, ऐसा माहौल बन गया है अभी।
और किसान ने भी लास्ट ईयर जो भाव देखे हैं, इसलिए आज किसान भी धीरे धीरे माल ला रहा है मंडी में। नॉर्मली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 12 से 14 लाख टन का क्रशिंग होता था, पर ये साल हम देख रहे हैं कि क्रशिंग इतना नहीं है। हो सकता है 8-9 लाख टन हो रहा है, जितना आपको लोकल में चाहिए इतना ही हो रहा है। एक्सपोर्ट के लिए अगर जो ज्यादा माल मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं है एक्सपोर्ट में। तो एक बड़ी तकलीफदायक सिचुएशन आ रही है कि भाई सोयाबीन के दाम नीचे नहीं आ रहा है, डिस्पैरिटी है, क्रशिंग नहीं होगा, और इसके वजह से ऑयल इंपोर्ट बढ़ रहा है सोयाबीन ऑयल का। क्लियरली मील एक्सपोर्ट उस वजह से कम आया है। तो क्लियरली ये एक सीक्वेंसिंग है पूरी सिचुएशन की, जिसका असर हमने यहाँ पर नंबर्स में भी आता हुआ देखा है। तो डॉक्टर मेहता, जैसे आपने कहा कि $250 हम यहाँ पर महंगे हैं, पैरिटी क्लियरली यहाँ पर नहीं है, आगे जाकर फिर क्या सिचुएशन रह सकती है? पिछले 6-8 महीने का जो नंबर्स आपने बाहर रखा है, जो शेयर किया है हमारे साथ, वो तो डेफिनेटली कंट्री के लिए बेहतर नहीं है, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। There are two way. अगर इंटरनेशनल प्राइस ऊपर चले और हमारा सोयाबीन के दाम नीचे आए तो आपका ऑटोमेटिक वो मैच हो जाएगा। हर साल हम करते हैं एक्सपोर्ट, 10, 15, 20 लाख टन एक्सपोर्ट हो रहा था जी। ये साल नहीं हुआ है, मगर इंटरनेशनल सोयाबीन के ऐसा लग रहा है कि दाम ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। जैसे रिपोर्ट आ रहा है, अर्जेंटीना का रिपोर्ट आ रहा है, लानीना का रिपोर्ट आ रहा है, ब्राजील का रिपोर्ट आया, तो सोयाबीन का क्रॉप अफेक्टेड है जी। इसके वजह से सोयाबीन मिल के भाव ऊपर जाने की पूरी संभावना है। तो जो गैप कम होगा, पर मेरे को ऐसा नहीं लगे भाई $250 का जो गैप है 2-3 महीने में निकल जाए और अपना पैरिटी में आ जाए, ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ा एक फर्क है, इंडियन सोयाबीन मिल है, नॉन जीएम है, उसकी डिमांड यूएसए में है, पर एक लिमिटेड डिमांड है, यूरोप में भी लिमिटेड डिमांड है 2-3 लाख टन की, उसमें $50 का प्रीमियम भी मिल जाता है, बाकी में तो कहां से आप मिलेगा नहीं जी। हाँ जी, यानी कि दिक्कत है और अगले कुछ समय तक यहाँ पर जारी भी रह सकती है, अनलेस हम देखते हैं कि हमारे भाव नीचे आते हैं या अंतर्राष्ट्रीय भाव ऊपर जाते हैं। अदरवाइज जो दिक्कत है फिलहाल यहाँ पर इंडस्ट्री की, वो जारी रह सकती है और क्लियरली नंबर्स में वो हमने बनते हुए देखा भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहता साथ जोड़ने के लिए और वो नंबर्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। आप कैसे देखते हैं रवि, क्योंकि जहां तक एडिबल ऑयल की बात है, लगातार हमने यहाँ पर भाव बढ़ते हुए देखे हैं, सोया तेल के प्राइसेस आज भी यहाँ पर तेजी के साथ। जी जरूर से प्राइसेस में कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, डोमेस्टिक प्राइसेस हो या इंटरनेशनल प्राइसेस हो, वो अभी अपने हाई लेवल पे सस्टेन है। हालांकि जो बेबी मेहता ने जो बात किया, तो आप सिंपल कैलकुलेशन करें, जैसे कंडला एंड इंटरनेशनल की पैरिटी की बात की सर ने, तो 35% प्राइसेस हम ऊपर चल रहे हैं एंड एक्सपोर्ट भी 35% गिरा है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सेकंड जो फैक्टर है वो नॉन अवेलेबिलिटी थी। जब हमारे प्राइसेस थोड़े बहुत पैरिटी में थे तब हमारे पास क्रशिंग नहीं था, हमारे पास सोया मिल का स्टॉक अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ड्यू टू दिस हाई प्राइसेस काफी बहुत जो एक्सपोर्टर्स है उन्होंने जो अपना एग्जिस्टिंग स्टॉक था वो ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में उन्होंने लास्ट ईयर भी दे दिया था। तो इस टाइम पाइपलाइन खाली थी, हमारे पास इतना स्टॉक नहीं था जब पैरिटी थी। जब डिसपैरिटी हुई हमारे पास थोड़ा बहुत स्टॉक आया, बट इंटरनेशनल प्राइसेस से हम 35% आए हैं। बट एडिबल ऑयल का फंडामेंटल थोड़ा अलग है। एडिबल ऑयल का फंडामेंटल जो प्राइसेस की मैं बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा करेक्शन आना चाहिए। एक तो जो रेफरेंस प्राइस है क्रूड के, वो भी आप देखें तो डिस्पाइट थे कि कंसर्न्स इज हो रहे हैं रशिया एंड यूक्रेन के बिटवीन, फिर भी कच्चा तेल नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। तो आई थिंक वहां पे आप लॉजिस्टिक कॉस्ट देखें, वो भी काफी बड़ी आए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एडिबल ऑयल प्राइसेस कुछ ज्यादा गिरेंगे। साथ में जो इंडिया ने जब ड्यूटी कट की तब इंटरनेशनल प्राइसेस ने उसको पेयर कर दिया, वो बढ़े थे, तो इस हिसाब से हमें इतना ज्यादा फायदा नहीं मिला। बट मेरे हिसाब से इंटरनेशनल प्राइसेस एंड डोमेस्टिक प्राइसेस फॉर्म रहेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मैं जो मानता हूँ फैक्टर वो ला नीना का रहेगा। ब्राजील का भी जो कल रिपोर्ट आया उसमें भी थोड़े फंडामेंटल्स सपोर्टिव है। तो मुझे लग रहा है कि एडिबल ऑयल में पर्टिकुलर मुझे अभी लग रहा है कि पाम ऑयल के प्राइसेस एंड सोया ऑयल के प्राइसेस हाई पे रहने चाहिए। अगर डोमेस्टिक स्पॉट प्राइस की बात करूं तो सोया ऑयल मुझे 1400 तक दिख रहा है, वहीं पाम ऑयल मुझे 1300 तक दिख रहा है। तो यहाँ से और 6 से 7% की बढ़ोतरी आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, यानी कि कोई रिस्पाइट नहीं है यहाँ पर बढ़ती कीमतों से, आगे भी यहाँ पर तेजी का ही कारोबार है, चाहे वो पाम तेल हो या फिर सोया तेल। ये तो बात हुई खाने के तेलों की, लेकिन एक और सेक्टर है जहाँ पर लगातार तेजी है, वो है गुआर की कीमतें। यहाँ पर कल की कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली के बाद भाव फिर चढ़े हैं और अगर पिछले 4-5 दिन की बात की जाए तो 3% से ज्यादा हमने यहाँ पर तेजी भावों में आते हुए देखी है।
ट्रेडिंग में सपोर्ट इस बात से है कि इस बार फसल कम है, सप्लाई और मांग के बीच में अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में से भी यहाँ पर सपोर्ट अच्छा है और गम का फूड की तरफ से भी यहाँ पर मांग निकली है जिसका सपोर्ट हमने प्राइसेस में देखा है। रुपेश गोयल जो कि मेसर्स प्रेम राज ताराचंद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे जानते हैं कि क्या व्यू इस पर है। रुपेश जी नमस्कार। जो तेजी हम यहाँ पर गुआर में देख रहे हैं, आप क्या फंडामेंटल्स वॉच करेंगे, किस तरह की मांग है बाजार में? नमस्कार मनीषा जी। जी गुआर गम के जो प्राइसेस हैं वो पिछले 2 या 3 महीने से एक रेंज बाउंड चल रहे हैं। 11,500, 600, 700 रुपए एक्सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पर एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और 12,200, 300 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी हमने लगातार 3-4 बार देखी है। रही बात डिमांड की, तो ऑयल सेक्टर की डिमांड में पिछले 1 से 1.5 महीने में काफी सुधार हुआ है। रशिया और यूएसए, ये 2 सेक्टर पिछले साल से 40% ज्यादा माल जाने की पूरी उम्मीद है। फूड सेक्टर तो लगातार ही पिछले 1-1.5 साल से आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब ऑयल सेक्टर ने भी परफॉर्मेंस देनी चालू कर दी है। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत इस बात की है मनीषा जी की भी आज से 3 से 4 महीने पहले गुआर गम का प्राइसेस जो था वो 60 रुपए मतलब 6,000 रुपए था, जो अब अराउंड 12,000, लगभग 100% की इसमें तेजी आ चुकी है। तो 2 या 3 साल से जो लोग पुराने स्टॉक में फंसे हुए थे, वो लोगों की जो सप्लाई है वो अब इन भावों पर बहुत बड़ी तेजी 12,200, 300 के आसपास उनकी सप्लाई आ जाती है और वहां पर बाजार रुक जाता है। लेकिन 11,500, 600 के आसपास एक्सपोर्ट की डिमांड काफी बेहतर है। मतलब इस साल हमें लगता है 3,50,000 टन तक का एक्सपोर्ट होगा, जो पिछले साल से अराउंड 50% ज्यादा होगा। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई अभी बराबर सी चल रही है। जो पूर्ति है, फसल कमजोर है, लेकिन पूर्ति जो है वो पुराना जो कैरी स्टॉक जो 4-5 सालों से बिल्डअप हुआ था उससे हो रही है। ऑल राइट। और आप आगे जाके किस तरह की मांग यहाँ पर आता हुआ देखते हैं बाजार में? आपको लगता है कि ये मांग यहाँ पर बरकरार रहेगी, ये मोमेंटम जारी रहेगा और प्राइसेस की फिर एक क्या रेंज बन सकती है आगे जाके? डिमांड बिल्कुल मेंटेन रहेगी। क्रूड प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे हैं, लगभग 7 साल के हाई पे हैं, तो ऑयल सेक्टर की डिमांड इसको सपोर्ट करती रहेगी। अब रही बात मार्च या अप्रैल से, फिर वो मानसून बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा नेक्स्ट सोइंग के लिए, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे हैं। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा का जो एरिया है वो फिर डाइवर्जन जो है कॉटन की तरफ बहुत ज्यादा डाइवर्ट होने वाला है। तो अगले साल के लिए फिर सप्लाई साइड में दिक्कत रहेगी। लेकिन अभी के लिए 11,500 रुपए एक बहुत सेफ प्राइसेस है और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बड़ी तेजी नहीं है। लेकिन अगर किसी का 3 से 6 महीने का व्यू हो तो वो 140 से 150 यानी 14,000 से 15,000 रुपए गुआर गम का प्राइसेस हो जाएगा। रुपेश गोयल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बड़े इत्मीनान से वो पूरे फंडामेंटल्स और प्राइस व्यू भी हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए। ब्रेक में जाने से पहले रवि आपका भी व्यू लेना चाहेंगे, 14-15 हजार के स्तर आपको भी दिखते हैं? जरूर से दिखना चाहिए, क्योंकि अभी क्यों नहीं हो रहा है डिमांड एंड प्राइसेस रेंज बाउंड क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक अवेलेबल नहीं था और कॉस्ट काफी हायर थी। इस हिसाब से जो एक्सपोर्टर से उसकी पैरिटी इतनी बैठ नहीं रही थी। जैसे बात की कि शॉर्ट टर्म में प्राइस बढ़ा था, इस हिसाब से वहां थोड़ी डिस्पैरिटी थी और इस हिसाब से प्राइसेस कंसोलिडेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर मैं जो आगे मान रहा हूँ कि अभी तक जो यूएस एंड रशिया से डिमांड आती थी, और जैसे ही क्रूड ऑयल 50-60 के ऊपर सस्टेन होता है, तब छोटे छोटे जो देश है, जो लोग जानते चाइनीज गम का यूज करते हैं, वो भी गुआर गम में कन्वर्ट होते हैं। एंड अभी मुझे लग रहा है कि ये जो छोटे देश है, जो ऑयल उत्पादक देश है, वहां से भी एक अच्छी डिमांड आनी चाहिए। शॉर्ट टर्म का मेरा व्यू है कि 13,000 के प्राइसेस आपको दिखने चाहिए बोर्ड पे। मेरे हिसाब से 11,500 एक अच्छा, 500 से 600 एक अच्छा एंट्री लेवल गुआर गम में हो सकता है। एंड स्टॉप लॉस अब 11,000 का लगा है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इजीली मूव कर सकते हैं 13,000 तक। राइट, यानी कि तेजी यहां पर बरकरार रह सकती है। इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को जोड़ने का समय भी है और हमारे साथ अब क्षितिज फोन लाइन पर मौजूद हैं। क्षितिज नमस्कार, क्या है आपका सवाल? क्षितिज, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्षितिज से यहाँ पर संपर्क नहीं बन पा रहा, लेकिन क्षितिज का सवाल ले लेते हैं जो उन्होंने हमें भेजा है। 5 किलो चांदी इन्होंने खरीदी है 62,500 के लेवल्स पे। जानना चाहते हैं कि कब तक इसे होल्ड कर सकते हैं और कितना मुनाफा इन्हें यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तपन, क्या राय है? जी, मुनाफे में चल रहे हैं ऑलरेडी और मुझे लग रहा है कि ट्रेंड तो चांदी का बुलिश ही है इस साल के लिए। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में 65,000 का टारगेट रख सकते हैं। उसका अगर प्राइस निकलते हैं तो 68,000 की रेंज आ सकती है।
अगर नीचे आता है प्राइस तो मुझे लग रहा है 60,000 के लेवल से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस 58,000 के बिलो का मेंटेन करके पोजीशन अपनी होल्ड रख सकते हैं। ऑलराइट, पोजीशंस होल्ड करिए और 68,000 तक के स्तर भी इस साल में देखने को मिल सकते हैं, तो मुनाफा अच्छा खासा एक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ेंगे और नासिक से दीपक जी को अपने साथ जोड़ते हैं फोन लाइन पर। नमस्कार दीपक जी, आपका सवाल क्या है? मैम कॉटन ऑयल के इस पे सवाल था जी कपास खली। जी, आपके पास पड़ी है कपास खली? हाँ मैम, कितनी और किन लेवल्स पे? ये 1000 बोरी है और 2950 पर। ओके, 1000 बोरी कॉटन सीड ऑयल केक है और 2950 पर इनकी ली हुई है। क्या राय देंगे रवि, आगे क्या लगता है, प्राइस व्यू क्या है? जी जरूर से अभी सर इन द मनी है, एंड अभी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस का आउटलुक जब तक ये गुआर कॉम्प्लेक्स है या ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स है उसमें कुछ बड़ा गिरावट नहीं आता, तब तक इसको एक सपोर्ट बूस्टर मिलता रहेगा। वही कॉटन कॉम्प्लेक्स अगर इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें तो वहां पे 120 एंड डोमेस्टिक प्राइसेस पे हाई लेवल पे सस्टेन है। हालांकि ये लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेशन डोमेस्टिक प्राइसेस में देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद अगर आप थोड़ा कंसोलिडेशन के डेज अगर पार कर सके और आप 1 से 1.5 महीने रुक सकते हैं तो वहां पे प्राइसेस अच्छे मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से आप 3500 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। आप इन द मनी है तो प्रॉफिट में 3200 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। मुझे 3500 के करीब आए तो एटलीस्ट आप 1000 में से 500 तक बुक कर ले, एंड रेस्ट 530 800 के करीब बुक करेंगे। बट यहाँ से और 300 से 600 पॉइंट की तेजी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अकॉर्डिंग जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई 3200 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। चलिए दीपक जी, आप ऑलरेडी इन द मनी है, बधाई है आपको। और जैसे कहा गया है कि 3200 पे अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर आप पोजीशन होल्ड रखिए। आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज ले लेते हैं जो कि पंजाब जलंधर से राकेश जी ने लिखा है। सोने को ये खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर सोना लेना हो तो किन लेवल्स पे लिया जाए, कितना लिया जाए और कब तक? तपन जी, सोने की इस साल के लिए बात करें तो मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में करेक्शन आ सकता है। उसके पहले अगर करंट रेट से लेना चाहे तो 51-200 तक प्राइसेस जा सकते हैं, तो वहां तक के अगर इन्वेस्टमेंट की अगर सोच है तो वहां तक आप बाय कर सकते हैं। और कितना लेना वो तो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो आई मीन फंड के हिसाब से, लेकिन मुझे लग रहा है कि डिप पे कोई भी डिप पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि आगे के 5 साल में गोल्ड जो है वो अच्छे रिटर्न देख सकता है। तपन, आपने कहा कि सेकंड हाफ में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, तो इस साल के लिए अगर एक ब्रॉडर रेंज हो तो आपके लिए क्या है? मुझे लग रहा है इस साल में आई थिंक 43 से 42,000 की रेंज जो है सेकंड हाफ में आ सकती है, क्योंकि जब से फेड रेट इंटरेस्ट बढ़ना शुरू करेगा तो वहां से हम करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं सेकंड हाफ से। यूएस के डेटा भी धीरे धीरे रिकवर होने की एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे लग रहा है कि 51-200 जो अल्टीमेट एक रेजिस्टेंस रेंज आ सकती है, वहां से फिर सेलिंग आ सकती है 43-42,000 तक के लिए। ऑलराइट, यानी कि ऑलमोस्ट 8 से 10,000 रुपए की रेंज यहाँ पर सोना इस साल में आपको दिखा सकता है। रेंज आपको बताई है तपन में, इस बीच में आपको कैसे कारोबार करना है वो आपको देखना है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। तपन, रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। सुमित मेहत्रोत्रा जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार। नमस्कार।